हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9 संविधान निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशंस डिजाइन लेसन का अंतिम लेक्चर देखेंगे, जिसमें आपका कल पिछले वीडियो में हमने आपको संविधान के निर्माण के बारे में बताया कि संविधान कब निर्मित हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशंस कब आया, कब लागू किया गया, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट थे, इन सब चीज़ों को हमने देखा है। आज हम लोग देखेंगे हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशंस है, भारत का संविधान है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान के जो फीचर्स हैं उनको देखने के लिए हमें, अगर हम अपने प्रम्बिल्स को देख लें, संविधान के प्रस्तावना को देख लें, तो अधिकांशतः सभी जितने भी विशेषताएं हैं उनमें से अधिकांश फीचर्स में आ जाती हैं, क्योंकि इस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रस्तुत किया था तो उन्होंने संविधान निर्माण हेतु यह बताया था कि इसमें कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फीचर होने चाहिए, इसलिए इसे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो प्रम्बिल्स की बात करें तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है, पहले वहाँ से हम महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे। पहला पॉइंट है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है। हम भारत के लोग, भारत को एक, तो हम भारत के लोग यानी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो यहाँ पर अगर कहें कि इस भारत के जो प्रम्बिल है उसमें जो ये पहली लाइन है, हम भारत के लोग, मतलब कि ये बता रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको हम भारतीयों द्वारा यानी इंडियंस पीपल द्वारा तैयार किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है। इस पर किसी भी बाह्य शक्ति यानी किसी भी बाहर की एक्सटर्नल पावर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि किसी भी विदेशी शक्ति का प्रभाव नहीं है। और इसे अगर कहें तो यह भारत के लोगों द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना किसी राजा के या अन्य किसी प्रकार के हस्तक्षेप के हम लोग यह कॉन्स्टिट्यूशन निर्मित कर रहे हैं या यह संविधान बना रहे हैं। आगे मिलता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, इसे हम लोग सवर्जेंटी भी कहते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न मतलब सवर्जेन, ठीक है ना, सवर्जेन की बात करें तो इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसमें कहें कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का अधिकार है या सर्वोच्च अधिकार है। इसमें भी वही कहा गया है, कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को ना तो कोई आदेश दे सकती है और ना ही किसी प्रकार का निर्देश जारी कर सकता है। यानी भारत के जो लोग हैं या जो भारत है, अब वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सार्वजनिक है, जिसमें अब वह अपने किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए, किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी उस पर अन्य किसी कंट्री का कोई आदेश नहीं मानेगी या कोई भारत को आदेश नहीं दे सकता। अगली विशेषता इसकी है समाजवादी। समाजवादी मतलब एक प्रकार से कहें तो सोशलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट का मतलब है कि इसमें कहा गया है कि हम समाजवादी व्यवस्थाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे, यानी जितने भी उत्पादन और वितरण के साधन हैं उन साधनों का समान तरीके से वितरण किया जाएगा। यानी एक प्रकार से कहें कि जो उत्पादन के साधन हैं उन साधनों का हम लोग समान तरीके से, यानी कि समानता से उन संसाधनों का डिवीज़न करेंगे, वितरण करेंगे, जिससे सभी लोगों को समान अवसर मिल सके। तो एक प्रकार से कहें इस समाजवादी व्यवस्था के तहत हम लोगों के बीच किसी प्रकार का आर्थिक और जो सामाजिक भेदभाव है, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशंस है
उस डिस्क्रिमिनेशंस को दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी इनमें समानता लाने का प्रयास करेंगे। अगला है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, यानी हमारे संविधान को इस प्रस्तावना में सेकुलर घोषित किया गया है। यानी सेकुलर का मतलब है हमारे कंट्री का, यानी हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ हर एक धर्म को मानने वाले, यानी हर एक रिलीजन्स को मानने वाले लोगों को यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार अपने रिलीजन्स को मानने, उसके अनुसार बिहेवियर करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये एक सेकुलरिज्म स्टेट नहीं है। यह इस स्टेट का या इस कंट्री का कोई भी सेकुलर नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी रिलीजन्स नहीं है, और यहाँ के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। लोकतांत्रिक, यानी हम लोग जो है लोकतंत्रात्मक आता है इसमें, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक का मतलब डेमोक्रेटिक, यानी जो हमारा ये जो संविधान है यह जो है भारत के संविधान को डेमोक्रेटिक करता है, यानी यहाँ पर जनता द्वारा ही शासक का चुनाव किया जाएगा, यानी कि जनता के द्वारा शासक के चुनाव की व्यवस्था है। अर्थात इनडायरेक्टली जो है यहाँ की बात करें तो यहाँ की शासन व्यवस्था जनता द्वारा संचालित की जाएगी, यानी जनता अपने मतदान के माध्यम से वोटिंग करके जो चुनाव करेगी वही शासक यहाँ चुना जाएगा। नेक्स्ट है गणराज्य, रिपब्लिक, यानी हमारे इस प्रम्बिल में हमारे संविधान को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित किया गया है। तो रिपब्लिक कंट्री होता क्या है कि ऐसी कंट्री यानी ऐसे देश जिनकी शासन सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी, यानी जो सबसे प्रमुख अधिकारी है, जो सबसे प्रमुख पोस्ट पर बैठा है, वह जो है किसी भी प्रकार से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट किया जाना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाना चाहिए। जैसे भारत का जो सर्वोच्च वैधानिक अधिकारी है वह राष्ट्रपति होता है, यानी यह राष्ट्रपति जो है 5 ईयर के लिए इनडायरेक्टली तरीके से चुना जाता है। तो जिस भी कंट्री का जो सर्वोच्च प्रमुख व्यक्ति है वह अगर जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, तो वह कंट्री क्या कहलाती है? रिपब्लिक कहलाती है। यानी कि जैसे ब्रिटेन है वहाँ का राजा होता है, राजा का चुनाव नहीं होता, राजा के बाद राजा का पुत्र ही गद्दी पर बैठता है, वो रिपब्लिक नहीं होगा। तो हमारे प्रम्बिल की ये सबसे पहली 5 विशेषताएं बताई जाती हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, यानी ये 5 विशेषताएं पहले। इसके बाद कुछ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी की बात करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में किसके किसके जस्टिस हैं, यानी किस किस विषय पर न्याय प्रदान करने की बात की गई है, कौन कौन से विषयों पर जस्टिस होगा, किन किन विषयों पर लिबर्टी होगी, यानी कि स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, यानी किस किस चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और लास्ट में अगर कहें तो किस किस चीज़ की समानता होगी, यानी कि इक्वलिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 प्रकार की बातें की गई हैं, कुछ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो कहा गया कि जो भारत के लोग हैं उनके साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, सामाजिक मतलब सोशल और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल तरीके से सभी को समान न्याय, समान अवसर यानी न्याय प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो यहाँ पर
जस्टिस की बात हो रही है। नागरिकों को उनकी धर्म के आधार पर यानी रिलीजन्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर या सेक्स के आधार पर यानी कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल दृष्टि से समान होंगे, यानी सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये जस्टिस है। लिबर्टी किस किस चीज़ की मिलती है? तो लिबर्टी अगर कहें तो विचार की, यानी थॉट, विचार मतलब थॉट की। इसके बाद कहें तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद विश्वास, विश्वास का मतलब है ब्रीफ, यानी ठीक ना, ब्रीफ यानी कि बिलीव से मान लीजिए विश्वास करना या ब्रीफ करना। धर्म और उपासना, धर्म आप समझते हैं, रिलीजन्स, और उपासना मतलब हो जाए यानी फेथ कर दीजिए धर्म को, और वर्शिप, उपासना करना मतलब वर्शिप। तो थॉट, एक्सप्रेशंस, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप की स्वतंत्रता है, यानी इतनी चीज़ों की आप लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्वतंत्रता प्रदान करता है। इक्वलिटी किसकी है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। स्टेटस मतलब अवसर नहीं, स्टेटस का मतलब आप समझिए कि प्रतिष्ठा, ठीक है ना, प्रतिष्ठा व अवसर। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की क्या होगी? इक्वलिटी होगी। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी जो हमारा प्रम्बिल है उसमें कहा गया कि भारतीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय होगा, विचार करने, अभिव्यक्ति करने, विश्वास करने, धर्म को मानने और उपासना करने की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको बराबर, यानी सबको अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने और अवसर की, अपने आप को आगे बढ़ाने की जो अवसर है उन अवसर की दृष्टि से समान मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की ये महत्वपूर्ण एक और अलग है बंधुता, राष्ट्र की एकता, यानी जो यूनिटी है, नेशंस की यूनिटी है, उसकी एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली एक बंधुता। बंधुता मतलब फर्टिनिटी, भाईचारे की एक ऐसी भावना जागृत करना जिससे देश की एकता और अखंडता को कोई दिक्कत ना आने पाए। ओके, अब आगे चलते हैं, इस टॉपिक को यहीं पूरा करते हैं। ये पूरा हुआ आपका टॉपिक। इस कॉन्स्टिट्यूशंस का एक छोटा सा पार्ट बचा है जिसको हम लोग संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट। संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें या संविधान संशोधन की हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है उस संविधान में समय समय पर कुछ परिवर्तन की आवश्यकताएं होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ सुधार करने की ज़रूरत होती है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार सुधार किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट। ठीक ना। भारतीय संविधान के पार्ट 20 यानी भाग 20 में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट की व्यवस्था की गई है। पार्ट 20 यानी 20 और आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के संशोधन की बात की गई है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। पहले को कहते हैं साधारण संशोधन और दूसरे तीसरे को कहते हैं विशेष संशोधन। यहाँ भी कहेंगे
विशेष संशोधन, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखें तो साधारण संशोधन, विशेष संशोधन और विशेष संशोधन, यानी एक प्रकार से कहें तो पहला है सिंपल मेजॉरिटी के तहत, साधारण बहुमत करें, थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत। यानी किसी भी संशोधन के लिए पहला तरीका है जिसमें साधारण बहुमत द्वारा, यानी इस एक प्रकार से कहें तो सिंपल मेजॉरिटियन द्वारा करेक्शन किया जा सकता है। यानी इसमें करना क्या है, पास्ड बाय इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट है हमारी संसद है उसके दोनों सदनों द्वारा यदि 2/3 मेजॉरिटी से पारित कर दिया जाता है तो वह संविधान संशोधन मान लिया जाता है। इसे हम लोग सिंपल मेजॉरिटियन कहते हैं। सेकेंड और थर्ड है ये स्पेशल मेजॉरिटियन है, स्पेशल मेजॉरिटियन। तो पहले सेकेंड वाली देखते हैं। सेकेंड स्पेशल मेजॉरिटियन क्या है कि मतलब इसमें अगर कहें तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड, ठीक है ना, एंड 1 or 2 स्टेट्स, यानी ऐसे मामले जब संशोधित करने होते हैं जो किसी राज्य से संबंधित होते हैं या किसी राज्य को स्पेशली इफेक्ट करते हैं, एक या दो राज्यों को, तो उनके लिए हमारी पार्लियामेंट के साथ साथ यानी संसद के दोनों सदनों के साथ साथ उन राज्यों की विधानसभा, यानी उन राज्यों की जो लेजिस्लेचर है, स्टेट की लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर से भी अनुमति प्राप्त करनी होती है या कहें कि स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, जिसे हम लोग जो है रेटिफैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो विशेष बहुमत में पहला हो गया ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट्स रेजिस्ट्रिक्शंस एंड 1 or 2 स्टेट लेजिस्लेचर, एक या दो राज्यों की विधानसभाओं से मतलब हमें स्वीकृति लेनी होती है। विशेष बहुमत क्या है, पहली लाइन वही रहेगी, ईच ऑफ हाउस, मतलब कि एक प्रकार से कहें ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसके दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से। इसके अलावा एटलीस्ट 1/2 द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इसकी बात करें तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा से अनुमति प्राप्त करनी होती है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों सदन पारित करेंगे, यहाँ पार्लियामेंट के दोनों सदनों के साथ 1 या 2 स्टेट के विधानमंडल पारित करेंगे, यहाँ पर विधानमंडल करेंगे। और तीसरा क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम, यानी एटलीस्ट 1/2, ठीक है ना, कम से कम आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के विधानमंडल यानी स्टेट के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर से स्वीकृति होने पर संशोधन किया जा सकता है। एक सामान्य चीज समझना है, हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट है उसका पावर किसे प्राप्त है, तो एकमात्र संसद को यह पावर प्राप्त है। संसद के अलावा कोई भी किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।